हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी भारतीय संविधान की क्लास चल रही है उसका आज ये 10वीं क्लास। इससे पहले ऑलरेडी 9 क्लासें हो चुकी हैं जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्लासें आपके SSC GD एग्ज़ाम ऑफ पर्पस से चलाई जा रही हैं, जो कि एड चिट आपको इसमें वही पढ़ाया जाएगा जो 100% SSC GD के एग्ज़ाम में जिसकी आने की दावेदारी है। तो दोस्तों, आप लोग शिद्दत के साथ, धैर्य के साथ और ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा। ये क्लास बिल्कुल ऑफलाइन जैसी चलाई जा रही है, जो आप लोगों के लिए है। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए। तो दोस्तों, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भाग 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगर आपसे इसका अनुच्छेद पूछा जाए तो वह है अनुच्छेद 51 का। क्या? अनुच्छेद 51 का। जो अनुच्छेद 51 का है उसी में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो सबसे पहले लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है मूल कर्तव्य। तो हम जानेंगे कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं और क्यों हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो मूल कर्तव्य है वो जो नागरिकों के कर्तव्य हैं कि अगर हमको राज्य कुछ देता है तो उसके बदले में हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं जिन्हें हमें राज्य को देना है। तो आप लोग इसमें जो हमें ध्यान देना है कि मूल कर्तव्य, इसमें जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मूल कर्तव्य के बारे में। तो लिखिएगा, क्या? भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल अधिकार का वर्णन है। इसमें लिखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का वर्णन है। मूल कर्तव्य का वर्णन है। आप लोगों को ध्यान देना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 और 51 अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का वर्णन है। तो मूल कर्तव्य जी हो ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो ये मूल कर्तव्य हैं वह किस देश से प्रेरित हैं या किस देश से लिए गए हैं। तो आप लोग इसमें लिखिएगा, क्या? मूल कर्तव्य USSR, इसी USSR को रूस भी कहा जाता है। क्या? रूस से लिए गए हैं। USSR या रूस से लिए गए हैं। तो आप लोग आशा करते हैं कि मेरे साथ लिख रहे होंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, क्या यह भारत के नागरिकों के लिए हैं? क्यों? जो मूल कर्तव्य हैं ये भारत के नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। इसमें लिखिएगा, ये भारत के नागरिकों के लिए हैं। ये भारत के नागरिकों के लिए हैं। जो मूल कर्तव्य है यह भारत के नागरिकों के लिए हैं। उसकी आगे और इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा, जो मूल कर्तव्य हैं, क्या? जो मूल कर्तव्य है इसमें लिखिएगा कि मूल संविधान में, क्या? इसके आगे और आपसे पूछा जाता है, क्या? मूल संविधान में इनकी संख्या मूल संविधान में इनकी संख्या
0 थी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि जो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या वह 0 थी, यानी नहीं थी। इसके आगे आपसे पूछा जाता है कि जब संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी तो ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं हमारी पेपर की दृष्टि से, तो इसे आप लोग समझिएगा। तो अगर जब संख्या पहले 0 थी और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं ये कब कब और कैसे जोड़े गए, तो इनके बारे में आप लिखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य संविधान में बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। आपसे पूछा जाता है कि जब मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी लेकिन वर्तमान में 11 है, तो उसके आगे लिखिएगा कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी कब, 1976 में। इसी के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य पहले संविधान में जोड़े गए। तो अब आपके दिमाग में आया कि ये 10 मूल कर्तव्य तो जोड़ दिए गए, लेकिन आप बता रहे हैं कि वर्तमान में, पहले इधर आप लोग लिख लीजिएगा क्या, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो अब आपके दिमाग में आया कि आप तो 11 बता रहे हैं, लेकिन आपने अभी बताया क्या कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाता है। तो आप लोग लिखिएगा क्या कि जो 11वां मूल कर्तव्य, इसमें लिखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा क्या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। क्या संविधान में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। अब आपको ये जानना है कि जो 11वां मूल कर्तव्य है ये क्या है। आपको इसे समझना है कि जो 11वां मूल कर्तव्य है ये क्या है। आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनाता है। तो इसमें लिखिएगा 11वें मूल कर्तव्य में क्या, माता पिता और अभिभावकों का माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करें। बच्चों को शिक्षा का
प्रबंध करें। शिक्षा का प्रबंध करें। जो 11वां मूल कर्तव्य इसी में बताया गया है कि माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करें। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझे होंगे और अपनी नोट्स में लिखे होंगे। तो आपके पेपर की दृष्टि से मूल कर्तव्य में आपको इतना ही पढ़ना है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। और ये आप जानने की चेष्टा भी मत कीजिएगा कि जो और 10 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन है, वो आपके पेपर में कभी नहीं पूछे गए और ना ही आगे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से अपने माइंड में सेट कीजिएगा, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारा है वो भाग 4 का समाप्त होता है। इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भाग 5। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या भाग 5। अब हमें भाग 5 में क्या क्या पढ़ना है उसको आप लोग देखिएगा। जो भाग 5 है उसमें संघ के बारे में बताया गया है। तो आप लोग मेरे साथ साथ बहुत बेहतरीन अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाग 5 से आपके पेपर की दृष्टि में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या, भाग 5। भाग 5 जो है इसमें जो अनुच्छेद वो हैं 52 से 151। इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अनुच्छेद 52 से 151। तो इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है केंद्र के बारे में। क्या, केंद्र। जो भाग 5 है इसमें केंद्र के बारे में दिया गया है कि केंद्र सरकार क्या होती है और कैसे कैसे चलती है। तो हमें इसमें केंद्र के बारे में पढ़ना है। तो जो भाग 5 इसके काफ़ी डिवीज़न है, जिसमें हमें जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, कार्यपालिका। क्या, कार्यपालिका। जो हमें पढ़ना है पहला वो पढ़ना है कार्यपालिका। इसमें का जो अनुच्छेद है वो है 52 से 78। तो हमें पहले कार्यपालिका पढ़ना है। तो अब हम समझेंगे कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका के और भी कार्यपालिका में कौन कौन आता है हम लोग पहले उसे समझेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे देखते चलिएगा कि जो कार्यपालिका इसमें पहला तो आता है राष्ट्रपति। क्या, पहला आता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका में पहला आता है राष्ट्रपति। उसके बाद जो दूसरा है वो आता है उपराष्ट्रपति। क्या, उपराष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा आता है मंत्रिपरिषद। तीसरा मंत्री परिषद, तीसरा आता है मंत्रिपरिषद। और इसमें जो चौथा आता है वो आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी। इसमें जो चौथा आता है वो आता है महान्यायवादी। तो अब हमें जो पढ़ना है वो सबसे पहले स्टार्ट करना है किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। हमें जो पढ़ना है सबसे पहले वो पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति से आपके पेपर में कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे प्रश्न राष्ट्रपति से पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इतना लिखा होगा। और अब हम चलते हैं पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या, राष्ट्रपति। हेडिंग आप लोग डालिएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं यहाँ से हमारे पेपर में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा जो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के अंतर्गत आने वाला जो पहला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 52। इस अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है क्या कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। का इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो भारत है उसमें एक से अलावा यानी 2 राष्ट्रपति कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इस जो बताया गया है या अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 53 है। क्या इसके आगे आप लोग लिखिएगा क्या? अनुच्छेद 53 ये जो हमारा बैच चल रहा है एसएससी जीडी के लिए संविधान का, तो इसमें आपको वही पढ़ाया जाएगा एलिटिव कि जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका फालतू का कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा कि जो आपके ऊपर एक बर्डन सा हो यानी लोड सा हो और पेपर में भी ना आए, वैसा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा। एलिटिव वही पढ़ाया जाएगा जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अनुच्छेद 53। इसमें यह बताता है, जो अनुच्छेद 53 है वह बताता है क्या कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 53 में कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। लिखिएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो आप लोग अब कार्यपालिका को इंडिकेट कीजिएगा कि जो इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का प्रमुख है। तो अब आप लोग यहीं पर और समझते चलिएगा कि क्या राष्ट्रपति और किसी चीज़ का प्रमुख है? तो हाँ है, उसको भी समझते चलते हैं। तो इसमें और लिखिएगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का आपसे अगर पूछा जाए कैसा प्रमुख है, तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का है वह संवैधानिक प्रमुख है। क्या? संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो आप लोग हेडिंग बताएंगे कि जो कार्यपालिका है इसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। उसके बाद और कार्यपालिका का अगर आपसे पूछा जाए कि नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख कौन है, क्या? नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख, नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख। तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो होगा वह राष्ट्रपति ही होगा। लेकिन अगर यहाँ आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, क्या? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, अगर आपसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका बदल जाएगा और वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या? जो प्रधानमंत्री है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो इसे आप लोग ध्यान के साथ अपनी नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54। इसमें जो अनुच्छेद 54 में बताया गया है क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो आप लोग लिखिएगा इसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 है इसमें जो बताया गया है वह राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा या कौन कौन नहीं शामिल होगा। तो इसमें बताया गया है कहाँ? अनुच्छेद 54 में। और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये जो प्रोसेस है वो अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ? आयरलैंड से। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वह कहाँ से लिया गया है अगर आपसे पूछा जाता है तो वह आयरलैंड से लिया गया है। तो अब हमें समझना है क्या कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आगे हमें क्या समझना है। तो आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल, इसमें आगे हमें समझना है
कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कैसे होता है, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। तो हमें और आगे इसमें क्या समझना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होता है, तो आप लोग लिखिएगा कि इस जो निर्वाचन मंडल है इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें जो सम्मिलित होते हैं वह होते हैं कौन कौन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नंबर 1 में लिखिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और लिखिएगा प्लस दूसरे में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर आगे लिखिएगा जो तीसरा है उसमें लिखिएगा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, लिखिएगा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें ये 3 लोगों के सदस्य शामिल होते कौन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो आगे और इसमें लिखिएगा कुछ प्रमुख राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन है, तो हमें उनके बारे में भी यहीं पर चर्चा कर लेना चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार कब से मिला है, तो इसमें आप लोग लिखिएगा क्या कि 17वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या 17वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ था 1992 में। कब? 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ से और आगे पूछा जाता है क्या कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह कैसे होता है, तो आप लोग लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कैसे होता है, तो आप लोग लिखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। क्या? मत प्रणाली द्वारा होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इतना समझा होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे अब हमें जो पढ़ना है और आगे देखिएगा
एक और आपके पेपर में महत्वपूर्ण आपसे फैक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शपथ कब लेते हैं। आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा कि राष्ट्रपति जनरली 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। यहाँ पर लिखिएगा क्या, राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। उसके बाद आगे लिखिएगा, आपसे और पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा वैध मतों का कितना होता है। तो आप लोग लिखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा वैध मतों का लिखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा वैध मतों का न्यूनतम कोटा वैध मतों का 1/2+1 होता है। 1/2+1 होता है। अब चलते हैं, देखते आगे कि जो राष्ट्रपति की पदावधि है वह कितनी है। तो अब आप लोग आगे लिखिएगा, और या इसी में और लिख लीजिए, क्या 1/2+1 या 51 होती है। अब हमें जो समझना है वह समझना है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। तो अब चलिए लिखिए, इसे हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में समझते हैं। ब्रेन अब देखिएगा, क्या राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में हमें जानना है, तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे। आज एक ही वीडियो में आपको पूरा राष्ट्रपति याद करवा दिया जाएगा, पूरा पढ़ा नहीं बल्कि याद करवा दिया जाएगा। तो आप लोग अब लिखिएगा, राष्ट्रपति की पदावधि, क्या पदावधि, जो राष्ट्रपति की
पदावधि है वह कितनी है। तो आप लिखिएगा क्या सामान्य कार्यकाल में 5 वर्ष का होता है। इसमें लिखिएगा सामान्य कार्यकाल में 5 वर्ष होता है। जो सामान्य कार्यकाल है उसमें जो राष्ट्रपति का पदावधि होता है वह 5 वर्ष होता है। लेकिन आगे लिखिएगा लेकिन उसके पूर्व ही वह स्वतः पद त्याग सकता है। लेकिन उसके पूर्व भी वह स्वतः पद त्याग सकता है। लेकिन उसके पूर्व भी वह स्वतः पद त्याग सकता है। समान कार्यकाल में जो राष्ट्रपति का समय है वह 5 वर्ष का होता है। लेकिन उससे पहले भी वह अपने पद को त्याग सकता है। अगर वह बीमार हो या वह कार्य करने में असमर्थ हो या कोई भी कारण हो तो वह अपना पद त्याग सकता है या उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया हो। तो इसके आगे और लिखिएगा पद त्याग सकता है। लिखिएगा कारण इसमें लिख दिया गया क्या मृत्यु महाभियोग आदि के कारण है। अब इसकी आगे जो हमें पढ़ना है वो आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसे भी इसी लगातार देखते चलिए। क्या लिखिएगा भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर पूछा जाता है क्या भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार, इसे आपसे पूछा जाता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो वहाँ पर उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वह कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्रपति की योग्यता। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या योग्यता। अब हमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जानना है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में लिखिएगा वह भारत का नागरिक हो। इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद लिखिएगा लोकसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता रखता हो। क्या नंबर 2 में है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके आगे लिखिएगा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। क्या न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।
उसके बाद एक चौथा और पॉइंट लिखा गया है क्या, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो। और इसमें दिया गया है क्या, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो आशा करते कि आप लोग ये 5 पॉइंट ध्यान दिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या शपथ के बारे में, जो राष्ट्रपति की शपथ है क्या, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आप लोग लिखिएगा क्या कि संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत, इसमें लिखिएगा शपथ में संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या, यहाँ पर लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। और लिखिएगा इसमें, और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति है क्या, अगर इसकी अनुपस्थिति है तो यहाँ पर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा क्या, वरिष्ठ न्यायाधीश वह शपथ दिलवाएगा। इसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा राष्ट्रपति की शपथ के बारे में और उसकी योग्यता के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं। राष्ट्रपति की महाभियोग, अब हम समझेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रपति का महाभियोग, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग लिखिएगा क्या, महाभियोग, महाभियोग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, तो आप लोग बताएंगे कि ये अमेरिका से ली गई। कहाँ से? ये अमेरिका से ली गई है। तो ये जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है, अगर आपसे पूछा जाए किसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इस महाभियोग का जो प्रक्रिया का जो संविधान में वर्णन है वह है अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका जो वर्णन है वह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में। तो इसमें जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है, तो यह अमेरिका से प्रेरित है, इतना आपने समझा। आप चलते हैं समझते हैं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह क्यों है और कैसे लगाया जा सकता है। तो आप लोग लिखिएगा महाभियोग तब लगाया जाता है, इसमें लिखिएगा कि महाभियोग कब लगाया जाता है। तो लिखिएगा महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। यहाँ पर मात्र एक पॉइंट कहा गया है, क्या? अतिक्रमण।
अतिक्रमण। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो महाभियोग है इसे किस सदन में लाया जा सकता है, तो आप जैसे जैसे मैं लिखता चल रहा हूँ वैसे लिखिएगा। महाभियोग इसमें लिखिएगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु अगर यह जिस सदन में आएगा, लेकिन अगर यह जिस सदन में आएगा उसके 1/4 क्या जिस सदन में आएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। इसमें लिखिएगा लेकिन यह जिस सदन में आएगा, लेकिन यह जिस सदन में आएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। चाहे आप इसे लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में लाइए, लेकिन ये जिस सदन में आएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा महाभियोग लाने के लिए। अब उसके बाद हम चलते हैं, मान लीजिए कि राज्यसभा या लोकसभा में आ गया तो उसकी आगे और क्या होगा, उसकी आगे लिखिएगा हस्ताक्षर होगा, उसकी आगे लिखिएगा क्या पूर्ण सूचना के 14 दिन पूर्व, क्या लिखिएगा इसमें पूर्ण सूचना 14 दिन पूर्ण, यानी अगर इससे जो सूचना है राष्ट्रपति को वह 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। इसमें लिखिएगा सूचना क्या जो राष्ट्रपति को सूचना है, सूचना 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व देनी अनिवार्य है, देनी अनिवार्य है। आप जिस सदन में महाभियोग लाना चाहते हैं लाइए, लेकिन उससे पहले आपको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। तो आप लोग आशा करते हैं कि इतना समझे होंगे और अपने नोट्स में मेंशन किए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए आपने एक सभा में महाभियोग लाया और उसके बाद हमने राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना भी दे दी, तो अब आगे क्या होगा। जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है, अब पहले आपने लाया 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करवाया, उसके बाद आपने 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना भी दी, लेकिन यह जिस सदन में लाया जाएगा उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसे पास करना होगा। क्या यहाँ पर लिखिएगा लेकिन जिस सदन में लाया जाएगा, जिस सदन में लाया जाएगा उसके 2/3 सदस्यों से 2/3 सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पास कराना होगा। तो आपने जिस सदन में लाया, पहले वहाँ 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करवाया तो उस सदस्य में आया, उसके बाद आपने राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना भी दी, लेकिन आपने जिस
सदस्यों का हस्ताक्षर करवाया था, उसी सदन के 2/3 सदस्यों के पूर्ण बहुमत से उसे पास करवाना होगा और उसके बाद दूसरे सदन में भेजना होगा और वहाँ भी इसे 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर ये पास कर दिया जाता है तो उसी समय से राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। इसे आप सिंपल वे में ऐसा समझिएगा कि हमें लाने के लिए, मान लीजिए कि हमने इसे राज्यसभा में लाया, क्या हाँ राज्यसभा में हमने इसे राज्यसभा में लाया, तो पहले हमने राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करवाया, फिर हमने राज्यसभा के ही 2/3 सदस्यों से इसको बहुमत से पारित करवाया, फिर हमने इसे लोकसभा में भेजा। कहाँ? लोकसभा में भेजा। जब हमने इसे लोकसभा में भेजा तो लोकसभा में भी 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसे पास करवाना होगा। अगर यहाँ पर ये पास हो जाता है तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देगा। आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। और यहाँ से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के पद खाली को कितने दिनों में भरा जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि जो राष्ट्रपति का पद खाली होगा उसे 6 माह के अंदर भर लिया जाएगा। जो राष्ट्रपति का पद खाली है उसे यहाँ पर लिखिएगा, क्या? खाली पद 6 माह के अंदर भर लिया जाएगा। खाली पद 6 माह के अंदर भर लिया जाएगा। और आगे लिखिएगा, क्या? किसी भी स्थिति में नए राष्ट्रपति 5 वर्ष तक कार्य करेंगे। इसमें जो ये खाली पद वो 6 माह के अंदर भर लिया जाएगा, लेकिन जो भी राष्ट्रपति बनेगा वह 5 वर्ष तक कार्य करेगा। तो इसमें लिखिएगा किसी भी स्थिति में नया राष्ट्रपति, क्या? किसी भी स्थिति में नया राष्ट्रपति 5 वर्ष, किसी भी स्थिति में नया राष्ट्रपति 5 वर्ष तक कार्य करेगा। किसी भी स्थिति में नया राष्ट्रपति 5 वर्ष तक कार्य करेगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह राष्ट्रपति जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद जब हम कल आपसे मिलेंगे तो आपको पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।